Welcome student. Today we are going to discuss digestion and absorption of carbohydrates. ठीक है, डाइजेशन का लफ्ज़ी मतलब औरों को पता है कि जो है जो तोड़ फोड़ होती है उसको हम डाइजेशन कहते हैं। हज़म होने के लिए, ख़ुराक को हज़म करने के लिए जो उसको ख़ुराक को तैयार किया जाता है उसको डाइजेशन कहा जाता है। और अब्ज़ॉर्प्शन जो है ब्लड के अंदर फूड पार्टिकल्स का जो है मालिक्यूलर फॉर्म में पहुंचना उसको अब्ज़ॉर्प्शन कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट फ़र्ज़ करें हमारे जो वो है हम कहाँ से हासिल करते हैं कार्बोहाइड्रेट। हम जो है अपनी जो हम डाइट इस्तेमाल करते हैं, फूड आइटम्स जो हम खाते हैं इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की अच्छी खासी क्वांटिटी पाई जाती है। और ये किस शक्ल में होती है, वो कहते हैं कि ये पॉलीसेकेराइड फॉर्म में भी हम जो है इस्तेमाल करते हैं, डाइसेकेराइड भी इसमें होते हैं और मोनोसेकेराइड्स भी होते हैं। और पॉलीसेकेराइड मोस्टली जो हम खुराक में शामिल करते हैं वो नॉन एनिमल फूड से हम हासिल करते हैं। यानी कि नॉन एनिमल फूड वो होगी जो हम प्लांट से हासिल कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी जो है फूड आइटम जो जिसका एनिमल से कोई ताल्लुक़ ना हो, उसमें जो है मोस्टली पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। जैसे मैं मोस्टली अपनी एग्ज़ाम्पल दे दूँ, हम प्लांट ओरिजिन में सबसे ज़्यादा जो एज़ जो है ना फूड हम यूज़ करते हैं वो वीट है, गंदम है। ठीक है, बेसिकली जो गंदम होती है इसमें क्या स्टार्च होती है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। और पार्टिकुलरली आगे उसने बताया ये ग्रेन्स, गंदम के दानों को ग्रेन्स कहा जाता है, उसमें जो है ना स्टार्च होती है। तो ये बेसिकली इसकी जो है ना कंपोजिशन है। और नेक्स्ट जो है इसमें वो कहता है कि पॉलीसेकेराइड भी होती है, डाइसेकेराइड, सुक्रोज़ वगैरह हम केन शुगर इस्तेमाल करते हैं वो डाइसेकेराइड होते हैं। डाइसेकेराइड में लैक्टोज़ भी हो जाते हैं, आ जाती है। ठीक है, लैक्टोज़ जो है मिल्क में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अदर कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं माइलेज, ग्लाइकोजन, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, पायरोविक एसिड, पैक्टिन, डेक्स्ट्रिन वगैरह हम खुराक में यूज़ करते हैं, खाते हैं। और वो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट की जो डेली हमारा हम कितना इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कम से कम मैक्सिमम जो हम खुराक नॉर्मली एवरेज पीपल जो खुराक खाते हैं, फूड आइटम यूज़ किए जाते हैं, उसमें वो तकरीबन जो है ना उसमें 800 ग्राम पर डे तक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये तकरीबन हमारे 50 to 60% जो है ना डाइट का जो पोर्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट पे मुश्तमिल होता है। यानी कि इसकी अगर हम एवरेज निकालें तो अगर हम 1.5 kg को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो तकरीबन अगर हम पर डे 3 kg फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो होगी 1.5 kg जो होगी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स शामिल होते हैं। तो इसके अब आगे हम डाइजेशन देख लेते हैं। डाइजेशन जैसे हम लोगों ने जो है ना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का फंक्शन पढ़ा था। डाइजेशन बेसिकली माउथ से लेके जो है रेक्टम तक जो है ना डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाती है। तो वो कहता है कि सबसे पहला प्रोसेस जो माउथ में होता है मैस्टिकेशन का होता है। मैस्टिकेशन हम पढ़ के आए हैं, बाइटिंग एंड बाइंडिंग को मास्टिकेशन या च्यूइंग को चबाने को मास्टिकेशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है ना फूड के साथ सलाइवा को मिक्स किया जाता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम, उसको अल्फ़ा माइलेज भी कहते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम बेसिकली जो है ना एक पहली स्टेज पे जो डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की वो ये वाला एंजाइम कराता है। ये करता क्या है, स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस कराता है। हाइड्रोलाइसिस मीन पानी की मौजूदगी में स्टार्च के मॉलिक्यूल्स की तोड़ फोड़ जो होती है उसको हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। और इसको स्टार्च को माल्टोज में, डाइसेकेराइड शुगर में और दूसरे जो है ना मोनोमर्स में, ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका जो आगे रिएक्शन दिया हुआ है, स्टार्च अल्फ़ा अमाइलेज एज एंजाइम की मौजूदगी में ट्रायोज शुगर और अल्फ़ा लिमिट डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, वो आगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा है। वो कहते हैं क्योंकि जो है ना माउथ के अंदर जो खुराक का फूड आइटम का स्टे है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड का होता है, बहुत ही कम टाइम जो है ना हमारे माउथ में जो है फूड आइटम जो है ना रहते हैं। इस वजह से सिर्फ 3 to 5% पोर्शन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का वो डाइजेस्ट हो सकता है इतने टाइम के दौरान। और इसमें वो कहता है कि बेसिकली होता क्या है, जब हमारा फूड आइटम ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाते हैं तो स्टमक में जो पीएच होती है वो इंतहाई एसिडिक पीएच होती है, जैसे कि हम पहले डिस्कस करके आए हैं, अप टू 3.5।
यानी कि pH 1 से या 2 से 3.5 तक pH होता है, और इतनी pH पे जो अल्फ़ा माइलेज होता है सलाइवा से जो सेक्रेट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, उसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है, वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब वो लास्ट में हमें बता रहा है कि द ऑप्टिमम पीएच जो है अल्फ़ा माइलेज एंजाइम की वो 6 to 7 पीएच है, और इस पीएच पे एक्टिव रह सकता है। इससे पीएच अगर बढ़ेगी या कम होगी तो वो ब्लॉक हो जाती है उसकी एक्टिविटी। और जो है जैसे आगे वो बता रहा है बिकम्स इनएक्टिव एट पीएच ऑफ 4, एसिडिक पीएच पे ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, अब आगे इसके जो है ना छोटे छोटे रिएक्शन हमें बताए गए हैं। अमाइलोज जो स्टार्च होगी वो अल्फ़ा माइलेज उसकी डाइजेशन कराएगा, हाइड्रोलाइसिस होगी माल्टोज या माल्टोट्राइओज में, फिर उनकी डाइजेशन होगी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो है ना रिएक्शन बताए गए हैं इसकी डाइजेशन के जो है तोड़ फोड़ के रिएक्शन। नेक्स्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी स्टमक में अब डाइजेशन आप देख चुके हैं, अल्फ़ा माइलेज एक्ट करता ही नहीं है। लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी जो है फूड आइटम्स काइम यानी कि पहुंचता है, तो वहाँ पे वो कहता है कि जो अल्फ़ा माइलेज एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ होता है वो बेसिकली पेनक्रियाटिक अल्फ़ा अमाइलेज होता है, यानी कि पेनक्रियास से रिलीज़ होने वाला जो है ना अल्फ़ा माइलेज होता है, और ये मोर पोटेंट या मोर पावरफुल होता है किससे, उस अल्फ़ा माइलेज से जो सलाइवा के अंदर माउथ के अंदर मौजूद था। और ये क्या करता है, जब काइम की जो मूवमेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके 15 to 30 मिनट के अंदर अंदर जो है वो इसके साथ मिक्स हो जाता है काइम के साथ, और इसकी जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब बेसिकली यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल डाइजेशन है इसको समझने से पहले आप थोड़ी सी मैं आपको एक जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, जो सबसे इंटरनल लेयर के जो सेल्स होते हैं उसका आप स्ट्रक्चर देख लें तो आपको जो है थोड़ी सी पिक्चर इसकी क्लियर हो जाएगी। ये एक बेसिकली एंडोथेलियल सेल्स है। ठीक है, म्यूकोजल सेल्स है। म्यूकोजा जो है सबसे इंटरनल लेयर जो है जीआई ट्रैक की, इसका जो है स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और इसमें आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्शंस मौजूद हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इनके अंदर से जो है फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स वगैरह का ट्रांसफ़र होता है सेल्स के अंदर। और जो है फिर वहाँ से जो है, अब जैसे हम लोग मैंने आप लोगों को बताया था कि अब्जॉर्प्शन जो होती है ना, वो अब्जॉर्प्शन होना क्यों ज़रूरी होती है और कैसे होती है, क्योंकि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है ये सारा का सारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा टोटली क्लोज्ड जो है ना, वेंस के अंदर वेन्यूल्स के अंदर क्लोज सिस्टम है। तो इसके अंदर अब्जॉर्प्शन कराने के लिए हमें इंटर सेलुलर स्पेसेज या इंट्रा सेलुलर जो है ना डिफ्यूजन या एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है हम ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये बेसिकली एक जो है ना सेल्स की हमने आपने लोगों को मैंने दिखा दिया। तो नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं कि इसमें जो है वो हाइड्रोलाइसिस बाय इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। एंडोथेलियल सेल या कि आपको या एपिथेलियल सेल्स का आपका स्ट्रक्चर आपने देख लिया है। तो इसमें वो हमें कहता है कि द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल एंजाइम hydrolyze disaccharide and small glucose polymer into monosaccharide. These enzymes, which include lactase, sucrase, and dextrinase, are located in the membrane of microvilli of the brush border of the lumen of the small intestine. अब जो माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं एंडोथेलियल सेल्स में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे आपने डायग्राम में देखी हैं, ये कहते हैं वहाँ से बेसिकली ये एंजाइम सिक्रीट होते हैं, सक्रेज, माल्टेज, डेक्स्ट्राइनेज वगैरह, और ये जो है इन सैकराइड की मोनोसैकराइड या डाइसैकराइड की डाइजेशन करवाते हैं। अब जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब इस डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और अब्जॉर्प्शन वो कहते हैं मोस्टली जो अब्जॉर्प्शन होती है वो मोनोसैकराइड की होती है। ज़ाहिर सी बात है, अब्जॉर्प्शन मैंने आप लोगों को कहा है इंटरसेलुलर स्पेसिस से होगी या इंट्रासेलुलर अब्जॉर्प्शन होगी। तो ये दोनों अब्जॉर्प्शन में जो पोर्स के दरमियान अब्जॉर्प्शन जो होती है, ये इसके लिए पार्टिकल साइज़ जो होता है या मॉलिक्यूलर साइज़ हमें बहुत कम रखना पड़ता है। तो इस वजह से जो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती है वो मोनोसैकराइड्स की होती है, और कभी कभार डाइसैकराइड की अब्जॉर्प्शन हो सकती है। अब जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की जो अब्जॉर्प्शन होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है,
वो किसके साथ हो जाती है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम, सोडियम चैनल्स का जो सिस्टम होता है हमारी एपिथेलियल सेल्स में, यानी कि फूड के अंदर स्टमक के से या स्मॉल इंटेस्टाइन से जो सोडियम अब्जॉर्ब हो रही होती है उसी के साथ ही ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज भी अटैच हो जाते हैं और उसी सिस्टम के थ्रू अब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड के अंदर ये शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि फ्रक्टोज जो होता है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू इसकी अब्जॉर्प्शन होती है। और जो है वो कहते हैं कि द ट्रांसपोर्टेड मोनोसेकेराइड देन मूव आउट ऑफ द एपिथेलियल सेल बाय फैसिलिटेटेड diffusion and enter the capillaries of the villi from the finally the general circulation, यानी कि जो है ना अब्जॉर्प्शन होते होते ये जो जनरल सर्कुलेशन होती है ब्लड की वहाँ पे शामिल हो जाते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था अब डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट जो है ना हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। ओके, थैंक यू। तो आप अपने जो जितने भी क्वेश्चन या क्वेरीज़ वगैरह कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर जो है हम प्रोटीन्स की तरफ जाएंगे।